Hello students, welcome to class 3 of Computer Science paper 2 Programming Techniques and Introduction to C. In last class, that is class 2, I explained the unit 1 first topic, that is language evolution, in detail. In that I explained what is machine language, what is assembly language, what is high level language and what is fourth generation language. In class 3 I am explaining next topic of unit 1, this unit 1. So let's start this. So topics covered in this video: first is translator, second compilation process, third linker, fourth loader and fifth is characteristics of good programming language. So let's start with the translator. So first topic is our translator. The computer only understand machine language and not the instruction written in HLL. These HLL code have to be translated into machine level code to execute the program. जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. सो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जो हमारी समझ में आती है, जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं वैसी ही उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज एंड दैट इज़ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. सो जो प्रोग्राम लिखे गए हैं, जो कोड लिखे गए हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उस प्रोग्राम को, उस कोड को हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लेवल कोड में टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. Second point, the set of programs that translate the HLL into low level language is called translator. जो set of programs, जो प्रोग्राम HLL में लिखे हुए कोड को, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को लो लेवल लैंग्वेज कोड में ट्रांसलेट करते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसलेटर. लो लेवल कोड दैट इज मशीन लैंग्वेज, दैट इज zeros and ones और बाइनरी लैंग्वेज. थर्ड पॉइंट, a program written in high level language is called as source code. जो प्रोग्राम हम लोग सोर्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स कोड, क्योंकि सोर्स कोड जो है वो ट्रांसलेट होगा किस में, मशीन कोड में, दैट इज इन zeros and ones and then goes to the destination. That's why it is called source code. To convert the source code into machine code, translators are needed. तो जो सोर्स कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में, सोर्स कोड कौन सा है जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, HLL में लिखा है, उस कोड को चेंज करने के लिए हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है. तो फोर्थ पॉइंट, ट्रांसलेटर टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज एज आउटपुट. ट्रांसलेटर का काम क्या है, वो क्या करता है, सोर्स लैंग्वेज, सोर्स प्रोग्राम को जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, जो भी जिस लैंग्वेज में भी हमने उसे लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो उसे कन्वर्ट करता है किस में, टारगेटेड लैंग्वेज में. अब टारगेटेड लैंग्वेज कौन सी होगी, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है. सो दैट इज़ आवर आउटपुट. तो इनपुट जो है वो कौन सा है, जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है HLL में, हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड आउटपुट क्या होगा उसका, मशीन लेवल कोड में, दैट इज़ zeros and ones की लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर को समझ में आती है. फिफ्थ पॉइंट इज इट ऑल्सो डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स द एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. जब प्रोग्राम का ट्रांसलेशन, जब सोर्स कोड जो हमने HLL में कोड लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन होता है, उस समय कुछ अगर हमारे प्रोग्राम में अगर कोई एरर्स आते हैं तो वो प्रोग्राम्स भी यूज़र को वो रिपोर्ट करता है. आफ्टर दैट ट्रांसलेटर्स रूल्स आर वेरी सिंपल. इंटेंसिव वर्क इज़ डन बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ. ट्रांसलेशन के रूल जो है वो बहुत ही सिंपल है और ये जो काम है कंप्यूटर खुद से करता है, हमें इसके लिए अलग से कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, या हमें इसके लिए कुछ भी अलग से कोडिंग या फिर कोई भी अलग से चीज़ लगानी नहीं पड़ती है. तो ट्रांसलेटर जो है, ट्रांसलेशन का जो काम है वो कंप्यूटर खुद ही करता है. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलेटर्स आर डिज़ाइन टू ट्रांसलेट सोर्स स्टेटमेंट और सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफिक कंप्यूटर. ट्रांसलेटर को डिज़ाइन किस लिए किया गया है, टू ट्रांसलेट सोर्स स्टेटमेंट. व्हाट इज सोर्स स्टेटमेंट, दैट इज सोर्स कोड रिटन इन HLL. और सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन. अब सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग जो है हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो नॉर्मल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है और वहाँ पर अगर हम A, B, C, प्लस, माइनस, ये सब ऑपरेटर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इनको हम वहाँ पे कहते हैं सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस. सो इट इज़ अ सोर्स स्टेटमेंट और सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज ऑफ
स्पेसिफिक कंप्यूटर, एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के अंदर जो भी सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं उसमें वो ट्रांसलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द सोर्स प्रोग्राम रिटन इन HLL इज ऑल्सो नोन एज अ सोर्स मॉड्यूल और सोर्स प्रोग्राम। जो प्रोग्राम, जो कोड हमने HLL में लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, उसे हम सोर्स मॉड्यूल या फिर सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसलेटर्स वर्क इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम ट्रांसलेट होके मशीन लैंग्वेज में जब जाता है तब हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम में बताया है कि कैसे ट्रांसलेट होता है। सोर्स प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम कौन सा होगा, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। फिर उसके बाद ट्रांसलेटर का यूज़ होगा, ट्रांसलेटर आएगा और क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में, दैट इज़ मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट होके कोड आया है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सो we will go to the next topic. So there are many types of translator. So there are 3 types of translators. First one is compiler, second one is interpreters, and third one is assembler. So let's see first compiler. Compiler is a translator which is used to convert program in high level language. कंपाइलर जो है ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। दैट इज़ सेम, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। इट ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एंड ऑल्सो रिपोर्ट्स द एरर इन सोर्स प्रोग्राम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और अगर कोई एरर है हमारे प्रोग्राम में तो वो यूज़र को रिपोर्ट करता है। सोर्स प्रोग्राम एनकाउंटर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जो भी सोर्स प्रोग्राम में हमने जो HLL में कोड लिखा है, अगर उसमें कोई भी एरर आता है तो वो यूज़र को रिपोर्ट करता है। आफ्टर दैट compiler only converts the source program into a machine form. It does not execute the source program. कंपाइलर का काम सिर्फ ट्रांसलेट करना है और एरर्स अगर कोई आते हैं तो वो प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है। हु इज़ द प्रोग्रामर? वी आर द प्रोग्रामर, बिकॉज हमने वो कोड लिखा है, हम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कंपाइलर क्या करता है, हमें वो एरर्स ट्रांसलेशन का काम कर रहा होता है। बट कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता है। कंपाइलर आपको रिजल्ट नहीं देगा, कंपाइलर सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके देगा और आपके जो प्रोग्राम में एरर्स हैं वो आपको रिटर्न करके देगा। आफ्टर दैट all errors reported by the compilers may not be correct as one error can lead to the other errors. क्योंकि हमने कहा कि कंपाइलर का काम क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करना और जो भी एरर्स हैं वो प्रोग्रामर को रिटर्न करना कि इसमें इतने एरर्स हैं। तो सभी एरर्स जो है वो ठीक नहीं कर सकते हैं। ऑल एरर्स रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर मे नॉट बी करेक्ट। हम सारे एरर्स को करेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक अगर एरर हमने वहाँ पे बनाया है तो उसमें उसी के जैसे और भी एरर्स होंगे, तो वन एरर कैन लीड द अदर एरर। सपोज हमने जब कोड लिखा है A,B,C इन कैपिटल लेटर्स, लेकिन हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हमने यूज़ कर दिया, 2-3 जगह पे हमने कैपिटल का यूज़ कर दिया, तो हम अगर उनको ठीक कर देंगे तो हमारा काफ़ी सारी लाइनें जो है, काफ़ी सारे एरर्स जो है वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि ऑल एरर्स रिपोर्टेड बाय द कंपाइलर मे नॉट बी करेक्ट बिकॉज एज वन एरर कैन लीड टू द अदर एरर्स। एवरी HLL हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। हर हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस के पास अपना ओन कंपाइलर होता है, हर लैंग्वेज के पास। जस्ट लाइक जावा, पाइथन, C++, सी लैंग्वेज, इन सभी के पास अपना कंपाइलर, ओन कंपाइलर होता है। ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएटेड आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द सेम सोर्स प्रोग्राम इज डिफरेंट लैंग्वेज आर डिफरेंट। ऑब्जेक्ट फाइल्स कौन सी होंगी? जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल कोड में चेंज करता है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें कोड चेंज होके मिला है, ट्रांसलेट होके मिला है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल्स।
क्रिएटेड आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन के बाद जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई है, सेम सोर्स प्रोग्राम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, अलग लैंग्वेज के अंदर अलग उसका सोर्स प्रोग्राम हमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल abc.for रिटर्न इन फॉर्ट्रन लैंग्वेज। तो ये abc.for जो है, ये डॉट जो है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन के लिए। abc जो है ये एक फाइल का नाम है और डॉट जो है ये एक्सटेंशन का काम कर रहा है, और फॉर जो है ये हमने फॉर्ट्रन लैंग्वेज के लिए यूज़ किया है। सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ abc.c रिटर्न इन सी लैंग्वेज। सो abc जो है ये एक फाइल का नाम है, एंड .c इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सटेंशन, and that's .c is also indicate that program is written in C language. So there is a small diagram that explain how the compiler work. सोर्स प्रोग्राम है, सोर्स प्रोग्राम कौन सा है, जो HLL में लिखा गया है, जो हमने लिखा है, वो कहाँ जाता है, कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर से उसको पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, और अगर कोई एरर है तो यूज़र को रिपोर्ट करता है, प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है, एंड देन ट्रांसलेट इनटू द टारगेट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ये कंपाइलेशन का काम कर रहे हैं, तब यहाँ पर हमें सारे एरर्स जो हैं, जितने भी हमने प्रोग्राम में हमारे एरर्स आए हैं, हमें उनको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, कंपाइलर कैनॉट गिव्स द रिजल्ट। कंपाइलर जो है वो रिजल्ट नहीं देता है, वो सिर्फ आपको ट्रांसलेट करके देगा प्रोग्राम, एंड एरर्स फाइंड आउट करके देगा जो आपके प्रोग्राम्स में है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सेकेंड जो हमारा टाइप है ट्रांसलेटर का, वो है इंटरप्रेटर। An interpreter is a language processor and is similar to compiler in the sense that it translates the source program written in HLL. Interpreter जो है ये एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, एंड इट इज़ सिमिलर टू कंपाइलर। ये कंपाइलर के जैसा है। ट्रांसलेटर की 3 टाइप्स हैं, पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर, एंड तीसरा असेंबलर। तो इंटरप्रेटर भी जो है वो कंपाइलर की ही तरह है, क्योंकि इसका भी काम क्या है, सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना, किसमें, मशीन कोड में, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। सेकेंड पॉइंट, एन इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस द मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। इंटरप्रेटर जो है वो मशीन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट में सोर्स प्रोग्राम को चेंज नहीं करता है। डज नॉट प्रोड्यूस द मशीन लैंग्वेज, it does not produce the machine language. Interpreter, third point, interpreter is a translator which is used to convert programs in high level language to low level language. Interpreter ये तो एक ट्रांसलेटर है which is used to convert programs. इसका काम क्या है, प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट्स द एरर वंस इट एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। जैसे कि कंपाइलर में हमने देखा था, कंपाइलर क्या करता है, पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करता है, और अगर कोई एरर होता है तो वो प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को, कोड को लाइन बाय लाइन, एंड रिपोर्ट द एरर्स। अगर कोई एरर आता है तो वो एरर जो है वो प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलेशन इज डन 1 लाइन एट अ टाइम। यहाँ पर कंपाइलर जो है वो क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 लाइन एट अ टाइम वो ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट डायरेक्टली एग्जीक्यूट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द सोर्स प्रोग्राम व्हेन द इनपुट इज गिवन बाय द यूज़र। इंटरप्रेटर का जो यूज़ है, मैंने पहले ही बताया कि कंपाइलर जो है वो आपको प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं देगा, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यूज़र ने प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ इनपुट मांगा है और वो इनपुट उसको दे देता है, तो एग्जीक्यूट करता है और आपको रिजल्ट देता है। इट गिव्स बेटर एरर डायग्नोस्टिक देन अ कंपाइलर। इंटरप्रेटर कंपाइलर से ज़्यादा अच्छे से एरर आपको रिटर्न करके देता है, जो भी आपके प्रोग्राम में या आपके कोड में आते हैं वो बहुत ही अच्छे से डायग्नोस्टिक करता है, मतलब बहुत अच्छे से वो स्कैन करता है एरर्स को एंड रिपोर्ट टू द प्रोग्रामर। सो इंटरप्रेटर क्या करता है, डायरेक्टली रिजल्ट देने का काम करता है। सो इन डायग्राम
देयर इज शो हाउ द इंटरप्रेटर वर्क। सोर्स प्रोग्राम, हम सोर्स प्रोग्राम देते हैं। सोर्स प्रोग्राम कौन सा है? जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, और उसी के साथ साथ हम क्या देते हैं, उसको इनपुट देते हैं। इनपुट लेने के बाद वो इंटरप्रेटर के पास जाता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, डायरेक्ट हमें आउटपुट देता है उस प्रोग्राम का, जिस भी प्रॉब्लम के लिए हमने वो कोड लिखा था उसका रिजल्ट जो है हमको इंटरप्रेटर का यूज़ करके डायरेक्टली मिल जाता है। आफ्टर दैट वी विल सी डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछता है, जो 2.5 मार्क्स का जो 5th क्वेश्चन होता है वो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि क्या डिफरेंस है। कंपाइलर परफॉर्म्स द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोग्राम एज अ होल। पहले ही बताया कि कंपाइलर का काम क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करना। इंटरप्रेटर क्या करता है, परफॉर्म स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट कंप्लीट होती है लाइन बाय लाइन। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मीन्स लाइन बाय लाइन। एग्जीक्यूशन इज फास्टर। कंपाइलर में जो है एग्जीक्यूशन फास्टर है, क्योंकि उसके आपको रिजल्ट नहीं देना है, सिर्फ वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करके जो भी एरर्स हैं वो प्रोग्रामर को रिपोर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूशन इज स्लोवर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। किसके लिए? आउटपुट के लिए। इनपुट लेता है वो यूज़र से, और यूज़र को आउटपुट प्रोसेस करके देता है। थर्ड पॉइंट, रिक्वायर्स मोर मेमोरी एज लिंकिंग इज नीडेड फॉर द जनरेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पर ज़्यादा मेमोरी लगती है कंपाइलर को, जब प्रोग्राम को इंटरमीडिएट कोड में, जब वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है तब। मेमोरी यूसेज इज एफिशिएंट एज नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेशन का काम नहीं करता है, 1 by 1 पॉइंट एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता जाता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड नहीं है, इसीलिए इसको मेमोरी कम लगती है। फोर्थ वन, डिबगिंग इज हार्ड एज द एरर मैसेजेस आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग द एंटायर प्रोग्राम ओनली। डिबगिंग का मतलब होता है एरर फाइंड आउट करना और एरर देखना कि हमारे प्रोग्राम में कितने एरर है। तो इट इज़ हार्ड एज द एरर मैसेज आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग द एंटायर प्रोग्राम। जब हम पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेंगे तभी हमें एरर्स पता चलेंगे, अदरवाइज नहीं पता चलेंगे। इंटरप्रेटर, इट स्टॉप्स ट्रांसलेशन व्हेन द फर्स्ट एरर इज मेट, हेंस डिबगिंग इज ईजी। क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इसीलिए अगर उसे पहली लाइन में पहला एरर मिल जाएगा तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, और आपको एरर जो है वो ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ यूजेस कंपाइलर। C++ जो है वो कंपाइलर्स का यूज़ करती हैं, एंड इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, बेसिक एंड रूबी यूजेस इंटरप्रेटर्स। ये इंटरप्रेटर्स का यूज़ करते हैं। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर थर्ड ट्रांसलेटर इज असेंबलर्स। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ये तो हमें पता ही हो गया है कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। Assembler is a translator which is used to translate the assembly language code into machine language code. हमारी जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो कोड था वो कैसा था, हाफ इन ह्यूमन लैंग्वेज एंड हाफ इन मशीन लैंग्वेज। सो इस असेंबली लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है टू मशीन कोड, दैट इज असेंबलर। सो प्रोग्रामर विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड असेंबलर। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड में, उसे हम कहते हैं असेंबलर। फॉर एग्जाम्पल TASM, TASM एंड MUS, these are the examples of assemblers. After that the diagram there is show how the assembler work. असेंबली लैंग्वेज कोड जो है वो कहाँ जाएगा, ट्रांसलेट होने के लिए असेंबलर में जाएगा, एंड असेंबलर क्या करेगा, उसे मशीन लैंग्वेज कोड में चेंज करेगा। आफ्टर दैट सेकेंड जो टॉपिक है हमारा इस यूनिट का वो है द कंपाइलेशन प्रोसेस। सो सिंपली राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ नॉट इनफ, अ प्रोग्रामर शुड चेक वेदर इट इज़ सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट। तो सिर्फ कोड लिखना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी चेक करना होता है कि प्रोग्राम हमने सिंटैक्टिकली सही लिखा है। हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं, जिनका 11th-12th में कंप्यूटर था, तो उन्हें पता है कि सिंटैक्स क्या होता है। तो सिर्फ प्रोग्राम लिखना करेक्ट ये इज़ नॉट इनफ, हमें उसके लिए पूरा सिंटैक्टिकली करेक्ट प्रोग्राम लिखना होता है।
सो सिंटेक्स वाइज लिखना होता है. सेकेंड पॉइंट, द कंपाइलेशन प्रोसेस हेल्प्स द यूज़र टू डू सो. कंपाइलेशन प्रोसेस जो है ये काम हमें सिंटैक्टिकली हमने करेक्ट लिखा है या नहीं ये चेक करने का काम. सो एज अ प्रोग्रामर हैज़ टू बी कंपाइल्ड बिफोर इट कैन बी रन. इसीलिए जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जब हमारा प्रोग्राम करेक्ट हो जाता है, एरर फ्री हो जाता है, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं है. सो दिस कंपाइलेशन प्रोसेस इज नेसेसरी इन द मोस्ट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सी फैमिली लैंग्वेज. कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, जस्ट लाइक सी लैंग्वेज, सी फैमिली लैंग्वेज, पास्कल, फॉर्ट्रन, असेंबली एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस. सो कंपाइलेशन प्रोसेस कुछ लैंग्वेजेस में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सी, पास्कल, फॉर्ट्रन, असेंबली एंड मेनी अदर्स. सो स्टेप्स इन द कंपाइलेशन प्रोसेस. कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं वो है सोर्स प्रोग्राम. दैट इज़ सोर्स प्रोग्राम जो हमने HLL में लिखा है वो जाता है प्री प्रोसेसर्स के पास. फिर सोर्स प्रोग्राम जो है वो जाता है कंपाइलर के पास. कंपाइलर क्या करेगा, अगर वो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है तो उसको क्या करेगा, वो टारगेट करेगा असेंबली हाई लेवल मशीन कोड में चेंज करेगा एंड रीलोकेट मशीन प्रोग्राम इनटू लोडर, लिंक एडिटर, that is library, reallocatable object files, and after that they execute the code. So this is the compilation process. After that, what is preprocessor? A source program may be divided into modules stored in separate files. The task of collecting the source program is entrusted to the separate programs called preprocessor. It may also expand macros into source language statement. Source program may be divided into modules. सोर्स जो प्रोग्राम है, हमारा जो सोर्स प्रोग्राम हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल्स इन सेपरेट फाइल्स. द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द सोर्स प्रोग्राम, तो इन जो हमने ये छोटे छोटे जो टास्क या मॉड्यूल्स बनाए हैं इनको कलेक्ट करने का काम जो है सेपरेट प्रोग्राम वो करती है प्री प्रोसेसर. एंड इट में ऑल्सो एक्सपांड मैक्रोज, और ये एक्सपांड करता है मैक्रोज को इनटू सोर्स लैंग्वेज स्टेटमेंट में. After that, compiler, we already know what is compiler. Compiler is a program that takes source program as input and produce assembly language program as output. After that, assembler. Assembler भी हम जानते हैं. Assembler is a program that converts assembly language program into machine language program. It produces relocatable machine code as its output. Assembler का काम क्या है, लो लेवल लैंग्वेज को लेता, हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन कोड में और उसको रिलोकेट करता है एज अ आउटपुट. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज लिंकर्स. A linker is a program that comes under the category of system software. ये सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर होता है, इसके लिए हमें कोई अलग से चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. दैट इज़ कॉल्ड लिंकर. लिंकर प्रोग्राम दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है. इट लिंक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड. अलग अलग पार्ट्स को वो लिंक करता है और एग्जीक्यूट करता है एक साथ. उसके बाद links the code of the source program, the associated header files, library programs, etc. and outputs and enhanced source program which can be executed. Linker का associated with header files. हेडर फाइल्स हमें पता है, अगर हम कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं तो उनका C++ था तो उन्हें पता है व्हाट इज़ हेडर फाइल्स. हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम .h, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम .h. तो ये आयोस्ट्रीम .h जो है, कोनियो .h है, ये क्या है, हेडर फाइल्स हैं. लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हमारे ऑलरेडी होते हैं या सिंटैक्स होता है तो वहाँ से हम लिंक करते हैं. एंड आउटपुट एंड एनहेंस सोर्स प्रोग्राम विच कैन बी एग्जीक्यूटेड, हम उसको एनहेंस करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ द कंपाइलर. ये कंपाइलर का ही पार्ट होता है. इट इज़ मोस्टली यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ द कंपाइलर. सो अभी यहाँ पर देखो प्रोसेस ऑफ लिंकिंग कैसे हो रही है. सोर्स प्रोग्राम जो है वो कहाँ जा रहा है, लिंकर के पास. हेडर फाइल्स कहाँ पे जा रही है, लिंकर के पास. लाइब्रेरी फाइल्स कहाँ जा रही है, लिंकर्स के पास. तो लिंकर्स के पास सोर्स प्रोग्राम जो हमने लिखा हुआ है, फिर हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स और मॉड्यूल्स, एंड देन वी गेट एनहेंस सोर्स प्रोग्राम मिलता है सारी चीज़ों को लिंक करके. आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज लोडर्स.
लोडर इज़ ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। जैसे लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट था, वैसे ही लोडर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इट इज़ अ प्रोग्राम विच ब्रिंग्स द एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इनटू द मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर्स फॉर दिस एग्जीक्यूशन। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो है प्रोग्राम जो है कोड लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। तो जब हम इसको सेव करते हैं, दैट इज़ अवर परमानेंट और सेकेंडरी मेमोरी, हम उसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, सपोज आज हमने प्रोग्राम किया और हमने आज एग्जीक्यूट नहीं किया, कल हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, तो हमने इस प्रोग्राम को सेव करके रखा है, तो हम इस प्रोग्राम को आएंगे, ओपन करेंगे और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम कहाँ था, सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन अगर हमें उसको एग्जीक्यूट करना है तो हमें उसे कहाँ लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में। तो ये काम कौन करता है, लोडर करता है। लोडर क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोग्राम को लेकर आता है ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सके फॉर रिजल्ट। Third point is it identifies the address of the first instruction to be executed and informs same to the operating system, and the OS then start the execution of the program. लोडर का काम क्या है, वो एड्रेस आइडेंटिफाई करता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी हमने लिखा है इंट ABC वो एग्जीक्यूट करता है एंड इन्फॉर्म सेम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी, जैसे कि हम अभी विंडो 10 या विंडो 8 विंडो 7 ये सब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। and the OS then operating system, OS for operating system then starts the execution of the program. लोडर जो है वो आइडेंटिफाई करता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद ही जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट लोडर इज एन ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी दैट कॉपीज प्रोग्राम फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस टू द मेन मेमोरी। लोडर का काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस से प्रोग्राम को कॉपी करके लेकर आता है, कहाँ पर, मेन मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन। Next point, the loader can also replace virtual address with physical address. What is virtual address? Virtual address वो जहाँ पे वो मेन मेमोरी में रहता है, एंड फिजिकल एड्रेस वो जहाँ पर वो परमानेंटली स्टोर है, सेव है। After that, they cannot be directly executed, and the OS uses whenever it is necessary to load certain program from secondary to memory. दे कैनॉट बी, लोडर जो है हम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर और मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, तभी लोडर का वर्क होता है, अदरवाइज लोडर का वर्क नहीं होता है। आफ्टर दैट वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट लैंग्वेज इज़ बेटर देन एनी अदर। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से बेटर है, बिकॉज लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन फीचर्स। जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही है कि हम किसी भी लैंग्वेज को ये नहीं कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है और ये लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन फीचर। हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, और क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा है सेकेंड क्लास में हमने देखा कि मशीन लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुई है। तो यहाँ पर हर जो लैंग्वेज है वो किसी ना किसी लैंग्वेज से इवॉल्व होकर बनी है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज जो है इस लैंग्वेज से अच्छी है। So writing a program in one language may be easy, simple and may requires less coding compared to another language. तो जब हम प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम कोडिंग करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम कोई लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज जब हम चूज़ करते हैं तो हमारे सबसे पहले हमें क्या सोचना होता है कि सिंपल होनी चाहिए, उसको लिखने के लिए कम समय लगना चाहिए, और कॉम्पैक्ट कोडिंग होनी चाहिए टू एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। दूसरे लैंग्वेजेस से कम टाइम लगना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और लेस कोडिंग होनी चाहिए। तो जब हम चूज़ करते हैं तो वहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखते हैं। बहुत सारे मेनी फैक्टर्स जो है उसमें हम देखते हैं। चूजिंग अ गुड लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। अगर हम कोई लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें, बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो देखते हैं। पहला, ईजी टू यूज़ होना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें अगर आएगी तो हम ईजीली उसको यूज़ कर पाएंगे, इसीलिए ईजी टू यूज़। सेकेंड, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल होनी चाहिए। हम एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ईजीली पोर्टेबल कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो है जावा जो है, पाइथन है, ये कैसी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब किसी भी इस पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से चल सकती है। प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज़ के वर्जन 7 पे भी चलेगी, 10 पे भी चलेगी, 8 पे भी चलेगी,
एंड XP पे भी चलेगी। लेकिन ये जो C++ लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज थी, ये पहले सिर्फ विंडोज़ 7 और XP पर ही चलती थी, लेकिन अभी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे वो चलती है। तो दूसरा जो फैक्टर हमें ध्यान में रखना है वो कौन सा है? पोर्टेबिलिटी, कि हम इजीली उसको पोर्टेबल कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकें। थर्ड इज़ रिलायबिलिटी, रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्ट कर सकें हम कि हाँ ये लैंग्वेज से हमें हमारा रिज़ल्ट इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, हम उसको इजीली मेंटेन कर सकें, हमें उसे मेंटेन करने के लिए अलग से कुछ ना करना पड़े। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी, उसका कोड जो है, हम एक ही कोड अगर हमें बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है, एक ही कोड अगर हमें बार बार हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसे ईजिली रीयूज़ कर सकें। सो लैंग्वेज जो है वो रीयूजेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्योरिटी तो आजकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर सिक्योरिटी का भी फैक्टर देखते हैं। उसके बाद नेचुरलनेस फॉर द गिवन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसके लिए नेचुरलनेस होना चाहिए, मतलब वो उसके लिए परफेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं कहूँगी कि C++ में मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है जो कि मुझे वहाँ पर ग्राफिक्स का यूज़ करके डिज़ाइन करना है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो भी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, वो नेचुरलनेस होना फॉर द गिवन एप्लीकेशन। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ कॉम्पैक्ट कोड, छोटा कॉम्पैक्ट कोड जो है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोड बड़ा नहीं होना चाहिए। सो अभी हम देखते हैं कि सबसे कॉम्पैक्ट, अगर अभी जो लेटेस्ट लैंग्वेज आई है वो है पाइथन, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट कोड होता है एज़ कम्पेयर टू C++ और जावा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग अ कोड एक्सेट्रा। जब हम किसी भी लैंग्वेज को कोडिंग के लिए लैंग्वेज को चूज़ कर रहे होते हैं तो उसका कॉस्ट हमें देखना पड़ता है एंड उसका मेंटेनेंस देखना पड़ता है कि अगर हमने इसको एक बार यूज़ किया तो इसको और हमें मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, ये सारे फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है। एक और टॉपिक था यहाँ पर स्टडी ऑफ HLL, जो आपके टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ है बट वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें उसको कवर नहीं किया है। दैट्स वाई आई एम नॉट। In class 1 I explain the half unit, and in class 2 I explain the half unit, and in class 3 I explain the half of the first unit. So our first unit is completed, हमारा first unit जो है वो complete हो गया है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं या फिर कोई नोट्स आपको नहीं मिलते हैं या फिर कोई क्वेश्चंस हैं, मैं इनके असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको जो ग्रुप है व्हाट्सएप का वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगी क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस के आप आंसर्स वहाँ पर बना लीजिए, फाइंड आउट करके लिख लीजिए, तो आपके नोट्स भी इसी के साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे। तो मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में क्लास 2 और क्लास 3 में आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इजीली पूछ सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay home, stay safe. We will meet in the next video with Unit 2.